हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ में एक संपूर्ण टॉपिक को और उससे जुड़े हुए सभी फैक्टों को एक साथ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह है फ्रेंड्स हमारे 7वें नंबर की क्लास। इसके पहले 6 क्लासें शुरू कर चुके हैं। चलिए हम आज की क्लास की बात करते हैं। दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले दोस्तों, यदि आप जिंदगी में वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं और बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप एक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ लाइनें सुना देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इनके भावार्थ को समझिएगा। इनके भावार्थ के अपने जो है संघर्ष से जोड़िएगा इनके भाव को, और अपने आप को यूं समझिएगा कि ये शायरी जो है आपके ऊपर है। क्या है कि यह दोस्तों एक संघर्षशील विद्यार्थी के लिए कहता है। क्या कहता है कि मन में आगाज की भक्ति है, तन में आगाज की शक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले है, डाले पर दो आंखें तकती हैं। वो परख रही है इस तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। फ्रेंड्स, है तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी परीक्षा देखना चाह रही है आखिर जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसके में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है कि यह लाखों लोगों से आगे होकर के एक सीट कंफर्म करना चाहता है। वो परख रही है इस तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। जी हाँ दोस्तों, नाम मात्र की ही राहत है। 200-400 वैकेंसी में 3-4 लाख लोगों के बीच में एक पोस्ट हासिल कर लेना कुछ ऐसा ही है कि वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। पर लगी सांस जब फूल ने तो तूफान ने मौका लपक लिया और आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर वह व्यक्ति हारने वाला कहाँ है। क्या कहता है कि मैं झाड़ रहा हूँ धूल परों से, रगों में गजब रवानी है और चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। मैं गलत करूंगा साबित सबको। जो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये आसान नहीं है, तो फ्रेंड्स खुद से कहिएगा कि मैं गलत करूंगा साबित सबको। यहाँ कोई अरिहंत नहीं और गिर जाना मेरा अंत नहीं। एक बार फेल हो जाना, असफल हो जाना, 2 बार 3 बार, यह दोस्तों अंत नहीं है। लगातार आपको संघर्ष करना होगा। चलिए अब प्रश्नों की बात करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी जानकारी बता दूं। 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जो है हर यूनिट से 3-3 प्रश्न लिए जाते हैं एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के अनुसार, और उनकी व्याख्या दोस्तों मैं किस प्रकार से करता हूं आप एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन दार्शनिक पद्धति कौन सी है। फ्रेंड्स ये बात करना, तो इसका जो सही जवाब होगा, लेकिन सही जवाब निकालने से जो है आप मेरे जो व्याख्या से अगर सही जवाब निकालेंगे तो जीवन पर्यंत याद रहेगा। फ्रेंड्स से ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो भारतीय दर्शन है, इस भारतीय दर्शन में 2 प्रकार का दर्शन है। फ्रेंड्स कितने प्रकार का है जो भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक है दोस्तों आपका वेद विरोधी दर्शन, वेद विरोधी दर्शन, और एक है आपका आस्तिक दर्शन, जिसे क्या कहते हैं परंपरागत दर्शन भी कहा जाता है। परंपरागत दर्शन फ्रेंड्स है ऐसा दर्शन जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वह दर्शन क्या कहलाता है, वेद विरोधी दर्शन कहलाता है। इसे फ्रेंड्स है नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, नास्तिक। ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाता है कि नास्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो वेदों में आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो इसमें आस्था नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। कई लोग ऐसा जवाब दे देते हैं कि ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। गलत जवाब है फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए ये गलत जवाब है। वास्तविक दर्शन की भाषा में वास्तव में अर्थ ये है कि जो वेदों पर विश्वास रखता है वही क्या है आपका आस्तिक है, जो नहीं रखता वो नास्तिक है। ये दोस्तों परंपरागत विचारधारा है। इसे फ्रेंड्स आस्तिक विचारधारा कहते हैं, क्योंकि यह है भारत के जो परंपरागत ज्ञान है, वेद हैं, उनको ज्ञान का प्रमाण मानती है। ये जो दोस्तों नास्तिक दर्शन हुए हैं, कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। कौन कौन से, एक हुआ है आपका चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन दोस्तों बहुत लोकप्रिय हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। एक था आपका बौद्ध दर्शन,
और एक था आपका जैन दर्शन। ये दोस्तों नास्तिक दर्शन है या वेद विरोधी दर्शन है। भारत के 3 दर्शन हैं। जो आस्तिक दर्शन है दोस्तों, इन्हीं की संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? षड दर्शन कहते हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स षड दर्शन? ध्यान दे लीजिएगा। एक है आपका जो षड दर्शन है फ्रेंड्स, एक है इसमें आपका सांख्य दर्शन, एक है आपका योग दर्शन, फिर है आपका न्याय दर्शन, फिर है आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन, फिर है आपका उत्तर नहीं पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और फिर है आपका उत्तर मीमांसा। तो ये फ्रेंड्स क्या है? भारत के 6 दर्शन हैं। इनमें से जो सबसे प्राचीन और पहला दर्शन है वो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। तो आपका फ्रेंड्स सही जवाब क्या निकल करके आया? तो आप क्या बताएंगे कि सांख्य दर्शन जो है दोस्तों सबसे प्राचीन दर्शन है। आपसे पूछा जाए कि जो सांख्य दर्शन है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था कपिल मुनि जी के द्वारा। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि द्वारा जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। आपसे पूछे न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो अचपाद गौतम द्वारा जो है किया गया था। और वैशेषिक दर्शन का जो प्रतिपादन किया गया था फ्रेंड्स, ये किया था महर्षि कणाद द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो क्या है प्रश्न सॉल्व करने का तरीका है। इसे सॉल्व करने के तरीके को मैं क्या कहता हूँ? क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक कहता हूँ। इसी टेक्निक का उपयोग करके दोस्तों 4 बार प्री क्लियर किया है। इसी प्रकार करिएगा, यकीन मानिएगा। अगर दोस्तों आप पूरी एमपीपीएससी प्री की जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज करवाता हूँ, सिर्फ टेस्ट सीरीज, पूरी क्लासें नहीं, तो 75 प्लस है क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। इस बात की मेरी जो है गारंटी है। आप जिस दिन हो उस दिन देख लीजिएगा। बस शर्त ये रही है कि जितनी व्याख्या कराता हूँ इसको आपको याद करना होगा और समझना होगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए, किसकी बात करें हम? विजयनगर साम्राज्य की, तो ध्यान से समझिएगा। पूछा है आपसे अंतिम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य में फ्रेंड्स कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने? क्या कहेंगे आप? 4 राजवंशों ने कौन किया है शासन? कौन कौन से? पहला था आपका संगम वंश, दूसरा था दोस्तों आपका जो है सालू वंश, सालू वंश, और तीसरा था आपका तुलुव वंश, तुलुव वंश, और अंतिम जो था आपका वो था फ्रेंड्स अरबीडू वंश। तो ये जो है 4 राजवंशों ने शासन किया है। फ्रेंड्स आपसे पूछे कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो पहला राजवंश था उसी के शासकों द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और वो कौन थे? आपके हरिहर बुक्का थे। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। इस समय फ्रेंड्स जो समय हुआ करता था 1336 का समय था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में शासक हुआ करता था। सालू वंश की स्थापना जो की थी नरसिंह सालू द्वारा जो है सालू वंश की स्थापना की गई थी। नरसिंह सालू द्वारा जो है सालू वंश की स्थापना की गई थी। तुलु वंश की स्थापना दोस्तों वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। और इसी राजवंश में आगे चल करके फ्रेंड्स कृष्णदेवराय नाम के एक शासक हुए जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। और इनके दरबार में कौन रहता था? आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? जो कि तेलुगु क्या हुआ करते थे? विद्वान हुआ करते थे। वो किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के थे। अरबीडू राजवंश से फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। इस पराजय से विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ हो गया था। तो जो अरबीडू वंश के फ्रेंड्स शासक थे, इसी तुलु वंश के जो अंतिम शासक जिनका नाम क्या था? तिरुमल नाम था फ्रेंड्स। क्या नाम था? तिरुमल। उसने जो है अपनी राजधानी बनाई और दूसरे जगह जो है एक नवीन राजवंश की स्थापना की। उसका नाम क्या था? अरबीडू वंश। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम राजवंश कौन था? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? अरबीडू वंश होगा। सी जवाब आपका सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके मिल गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वेलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक किसे कहा था? तो फ्रेंड्स जो वेलेंटाइन सिरोल है
ध्यान रखिएगा कौन भाई, ये जो वेलेंटाइन नाम का जो सिरोल नाम का ये व्यक्ति है, ये क्या है, एक अंग्रेज है। क्या है, अंग्रेज है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिया अनरोस्ट। कौन सी पुस्तक है इनकी, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया अनरोस्ट। दोस्तों हिंदी में इस पुस्तक को कहेंगे भारत में अशांति। तो इंडिया अनरोस्ट नाम की पुस्तक लिखता है और इस पुस्तक में क्या कहता है कि जो भारत में अशांति हुई है उसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। कितने लोग जिम्मेदार हैं फ्रेंड्स, दो लोग जिम्मेदार है। वो कौन कौन से हैं, एक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन है, दयानंद सरस्वती। इन दो लोगों को दोस्तों भारत में अशांति के लिए यह व्यक्ति जिम्मेदार मानता है। क्यों, ऐसा क्या कार्य किया था, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर जो तिलक हुआ करते थे, इन्होंने दोस्तों शिवाजी उत्सव मनाया था। इससे बड़ी मात्रा में हिंदू धर्म जागृत हुआ था और एकता भी हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है गणेश उत्सव भी मनाया हुआ था। इसके कारण भी जो है भारत में जो हिंदू धर्म जागृत हुआ था और इन्हीं के परिणाम स्वरूप दोस्तों महाराष्ट्र में क्रांति सी उभरी थी। इसलिए इस जो अशांति का कारण मानते हुए तिलक जी को 1908 में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। दयानंद सरस्वती जी दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। क्या दिया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, अर्थात भारतीय संस्कृति को जागृत किया। साथ ही इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जितने भी लोग जो है दूसरे धर्म ग्रहण कर चुके थे उन्हें वापस जो है हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। और फ्रेंड्स इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की और भारतीय जो परंपरागत ज्ञान शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल हुआ करते थे, उनकी स्थापना की। 1875 में यह संगठन बनाया गया था। इन कारण से दोस्तों इन दोनों व्यक्ति को क्या किया गया, अशांति का कारण माना गया, इस पुस्तक में माना गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स से वो होगा ए तथा सी जो है दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है बड़े बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स मेला जो है हर यूनिट से जो है दो दो तीन तीन प्रश्न लिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जो है आते हैं। हालांकि 100 क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से मैं करवाऊंगा तो संभव नहीं है, यकीन मानिए, और 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी तो टेक्निकल थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। तो मैं उतने क्वेश्चन लेता हूँ जितनी की क्या होती है एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है। संभव नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ना कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से आखिर मुझको कब तक रोकोगे, जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा नींद चैन को त्यागूंगा, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी नहीं भागूंगा। तो फ्रेंड्स सूरज सा तेज नहीं रखना है, पीएससी है ये 1-2 महीने का एग्जाम नहीं है, इसमें 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। इसलिए दीपक सा जलता रहना, लगातार प्रयास करते रहना है। चलिए खैर प्रश्न की बात करते हैं। जब सेल्फ स्टडी की जाती है दोस्तों ऐसे विचार दिमाग में रखने पड़ते हैं, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो बड़े बाबा का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और इसकी दोस्तों बात करें, बड़े बाबा का मेला जो है आपका दमोह जिले में लगता है। आखिर जो है दोस्तों ये दमोह जिले में क्यों लगता है, तो समझिएगा फ्रेंड्स 1775 की बात है। 1775 की बात है, जो छत्रसाल बुंदेला शासक हुआ करते थे, इन्होंने जीत के उपलक्ष्य में, औरंगजेब से जीत के उपलक्ष्य में जो है ये मेला लगवाना शुरू किया था 1775 में। हालांकि औरंगजेब जो दोस्तों इस टाइम तक खत्म हो गया था, लेकिन उसी के याद में जो है ये मेला लगवाना शुरू करवाया था। जो कि उसके क्या हुआ कि मोहम्मद खां बंगस हुआ करता था सागर का, जो हाँ सागर का वो सेनापति हुआ करता था, गवर्नर। बड़े बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, आपको उत्तर मिल गया दमोह का। दोस्तों बुंदेलखंड से जुड़े कुछ अनसुने मेले आपको बताता हूँ जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। शायद आपसे पूछे लक्ष्मण कुटी मेला कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स, आपसे शायद प्रश्न आ जाए कि लक्ष्मण कुटी मेला कहाँ पर लगता है। देखिए सामान्य से मेला कराऊंगा तो कोई मतलब के नहीं है कि वो आपको याद है। लक्ष्मण कुटी मेला कहाँ पर लगता है, ये फ्रेंड्स आपका दमोह में ही लगता है। अगली बात करूंगा दूसरे मेले की बुंदेलखंड के अंतर्गत है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो है आवार माता का मेला कहाँ पर लगता है। आवार माता का मेला अगर पूछा जाए आपसे, आवार माता का मेला पूछा जाए तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर लगता है, छतरपुर में लगता है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न दोस्तों 3-4 प्रश्न ऐसे आते हैं एमपीपीएससी में जिनका पता नहीं होता है, तो वो आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं कि आवार माता का मेला कहाँ पर लगता है, छतरपुर में लगता है। कलेही देवी का मेला यदि आपसे पूछा जाए, कलेही देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो फ्रेंड्स ये पन्ना जिले में लगता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। यदि और बात करूं कुछ मेलों की फ्रेंड्स है,
तो आपको ध्यान रखना, कुआं ताल का मेला भी दोस्तों पन्ना जिले में ही लगता है। एक है कुआं ताल का मेला कहाँ पर लगता है, ये भी आपका जो है पन्ना जिले में लगता है। अगली अगर फ्रेंड्स बात करूं 5वें नंबर की, आपसे पूछे कि बनेटी घाट का मेला कहाँ पर लगता है, बनेटी घाट का मेला, तो यह भी फ्रेंड्स आपका सागर जिले में लगता है। ये मेले दोस्तों बुंदेलखंड के हैं। हालांकि जल बिहारी का मेला पूछा गया जो छतरपुर में लगता है, परंतु जो है तो अब वो वाला आपको पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है भापेल मेला। एक दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। भापेल मेला कहाँ पर लगता है, कई लोग भोपाल लगा देंगे कि पेपर वाले से टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गई होगी, तो ऐसा मत सोचना। ये भापेल मेला जो है सागर जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है, सागर जिले में लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि महाजनपद में जो 16 महाजनपद हुए थे उनमें से कौन से महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं आपको, ये आप देख पा रहे हैं, मैं बनाने का प्रयास करता हूं। यूं मानिएगा कि ये क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। फ्रेंड्स भारत में जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद कहाँ पर थे, वो 2 जो है मध्य प्रदेश में थे। आप जो इधर से देख पा रहे हैं, ये वाला जो दोस्तों महाजनपद हुआ करता था, इस महाजनपद को क्या कहते थे, ये वाला महाजनपद दोस्तों कहलाता था इस साइड का आपका जो है अवंती महाजनपद हुआ करता था, अवंती महाजनपद। और इधर जो हुआ करता था फ्रेंड्स वो क्या था, आपका चेदी महाजनपद हुआ करता था। अवंती और चेदी 2 महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों। यह जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी क्या होती थी, उज्जैनी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। एक था दक्षिणी अवंती और इसकी राजधानी क्या होती थी, महेशमती, इसे महेश्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इन दोनों को जो विभाजित करने के लिए एक यहाँ से नदी निकलती थी इस प्रकार से, जो दोनों महाजनपद को विभाजित करती थी, वो नदी कौन सी है, तो बेत्रवती नदी जो है दोस्तों चेदी और अवंती महाजनपद को विभाजित करती थी। चेदी की राजधानी दोस्तों सुक्तिमती हुआ करती थी। सुक्तिमती जो है आपकी चेदी की राजधानी होती थी। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है इतनी जानकारी। तो कितने महाजनपद थे मध्य प्रदेश में, 2 महाजनपद थे। एक बार भी आपके दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि 16 महाजनपदों की दोस्तों जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, जैन ग्रंथ जो है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ है। और बौद्ध ग्रंथ है आपका भगवती सूत्रम जैन ग्रंथ है। और जो आपका ये भगवती सूत्रम, भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। फ्रेंड्स अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है एमपीपीएससी में कि अवंती का मगध में विलय किसने किया था, दोस्तों विलय से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विलय किसने किया था, तो आपका जवाब क्या होगा कि शिशुनाग ने क्या किया था, विलय किया था। और इस टाइम पर जो यहाँ का दोस्तों संभवतः शासक जो हुआ करता था, उस शासक का नाम था फ्रेंड्स नंदीवर्धन। चंद्रप्रद्योत भी यहाँ का शासक हुआ, लेकिन जब विलय किया गया था तो इस टाइम पर शासक कौन हुआ करता था, नंदीवर्धन जो है अवंती का शासक था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। समय मुझे लगता ज्यादा लग रहा है, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स से ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपसे पूछा जाए कि हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं प्रश्न को पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। नेपोलियन की बात की जाए दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट इसका जो है पूरा नाम हुआ करता था, नेपोलियन बोनापार्ट। और जो यह है आपका नेपोलियन बोनापार्ट भाई साहब थे, ये कहाँ के थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जो व्यक्ति थे, ये थे आपके, ये फ्रांस के थे। फ्रांस के एक क्या थे, प्रसिद्ध सेनापति थे। और ये जो सेनापति थे, इसी की जैसे सेनापति जो हुए तो उनसे क्या की गई, तुलना की गई। ये दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट जो था, ये जो है जीवन में ऐसा कहते हैं कोई युद्ध नहीं हारा था। तो भारत में ऐसी कई शख्सियत हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे फ्रेंड पूछे कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, ईरान का नेपोलियन, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो नादिर शाह था, नादिर शाह को क्या कहते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। आपसे फ्रेंड प्रश्न पूछा जाए कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि दोस्तों जो यशवंतराव होलकर जी थे, यशवंतराव मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं।
आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं? हिंद का नेपोलियन तो आपका क्या होगा, जो कलचुरी वंश के शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मीकर्ण, उन्हें क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड्स से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कोक्कल प्रथम जो है दोस्तों, यह क्या थे? जो त्रिपुरी का कलचुरी वंश था, त्रिपुरी शाखा जो थी, त्रिपुरी शाखा के क्या थे? ये संस्थापक थे, संस्थापक थे। आपसे फ्रेंड्स जो है ये आपका ये जो राजवंश है, तो पहला शासक इसमें कौन हुआ था? त्रिपुरी कलचुरी वंश में वामराज हुआ था। फ्रेंड्स कई जगह कोक्कल प्रथम मिलता है, तो सबसे पहला शासक आप मान लीजिए कोक्कल या वामराज। दूसरा शासक जो हुआ था फ्रेंड्स से, वो था आपका गांगेयदेव। गांगेयदेव, गांगेयदेव जो है दोस्तों, इसके बाद जो शासक हुआ था जिसका नाम था युवराज देव, युवराज प्रथम। और जो अगला शासक था वो था आपका लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। ये जो दोस्तों आपके युवराज साहब थे, युवराज देव, इन्हें जो है जो राजशेखर नाम के कवि हुए हैं, क्या कहा है इनको? उज्जैनी भुजंग कहा है। क्या कहा है? उज्जैनी भुजंग कहा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? फ्रेंड्स से मध्य प्रदेश की प्रश्न पूछा है, कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं। ठीक, कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ऑप्शन के अनुसार बात करूं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक नदी यहां से चंबल नदी जो है दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से निकलती है, इंदौर के यहाँ से इस प्रकार से निकलती है, और ये कहाँ जाती है? इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी मिल जाती है। अगली बात करें दोस्तों इन दी गई नदियों में से, तो जो माही नदी है, माही नदी दोस्तों यहाँ से धार जिले से निकलती है और इस प्रकार से जाती हुई इस प्रकार से जाती है। बेतवा नदी दोस्तों रायसेन से निकलती है, कुमरा गांव से, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश यूपी की सीमा नाती इस प्रकार जाती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। सिंध नदी फ्रेंड्स शिवपुरी से इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से जाती है, और ये भी आपकी यमुना में ही मिलती है। अगली जो यहाँ पर, इनमें से दोस्तों आप बताइए कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स है, प्रश्न ऐसा होगा कि कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। तो इसमें माही की अगर बात की जाए तो कहाँ जा रही है दोस्तों? यह पश्चिम की ओर जा रही है। माही जो है आपकी कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। यदि आपको दोस्तों पूछा जाए कि चंबल का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चर्मवती जो है चंबल का प्राचीन नाम है, चर्मावती। सिंध है दोस्तों, ये शिवपुरी जिले से निकलती है। बेतवा का प्राचीन नाम जो है आपका बेत्रवती है। माही जो दोस्तों दो बार क्या करती है? कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा को क्या करती है? क्रॉस करती है दो बार, ऐसी कर्क रेखा जाती है इस प्रकार से, तो एक बार जो है यहाँ से क्रॉस कर देती है, एक बार पुनः क्रॉस कर देती है। अगली बात करें दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा जो है आपकी क्या है? नर्मदा जो है सबसे क्या है? लंबी नदी है। आपसे फ्रेंड है प्रश्न पूछे कि गंगा की दोस्तों सहायक कितनी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, जो गंगा से सीधे मिल जाती है? दो नदियां हैं, एक है आपकी टोन से और एक है आपकी सोन। ये गंगा की दोस्तों दोनों सहायक नदियां हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इनमें अगर बात की जाए तो सबसे जो पहले नंबर की आती है, अभी ही हमने बात की हुई है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। देखिएगा जो नर्मदा दोस्तों सबसे लंबी नदी है, और दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगी आपकी? चंबल हो जाएगी। तीसरे नंबर की फ्रेंड्स बात की जाए तो वो जो हो जाएगी आपकी सोन हो जाएगी, और चौथे नंबर की मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपकी ताप्ती। पांचवें नंबर की बड़ी नदी हो जाएगी बेतवा। तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश की 5 जो है सबसे बड़ी नदियां हैं, याद रखिएगा। जो नर्मदा की लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर को लंबाई हमें देखने को मिलती है। चंबल की लंबाई जो है फ्रेंड्स है 965 किलोमीटर है। सोन की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है आपकी 780 किलोमीटर, और जो ताप्ती की लंबाई है वो है दोस्तों 724 किलोमीटर।
और जो बेतवा की लंबाई है वो है आपकी 590 किलोमीटर। यदि आपसे अगला प्रश्न एक और पूछ ले तो इसका पहले सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से सबसे लंबी नदी कौन सी होगी दोस्तों, चंबल होगी, क्योंकि नर्मदा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपसे पूछे दोस्तों चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो है इंदौर से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, ये आपकी जो है अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आपकी बैतूल जिला से निकलती है। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, रायसेन की जो है कुमरा गांव से निकलती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर किन 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। दोस्तों आपको क्या बताना है, नाम बताना है। मैं कैसे बनाऊं यहाँ भोपाल का मानचित्र, तो मैं जैसे यूं मान लीजिए भाई ये भोपाल ही है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये क्या है, आपका भोपाल है, ठीक। और भोपाल शहर जो दोस्तों 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। एक पहाड़ी आपकी ये है, एक पहाड़ी आपकी ये है, और एक पहाड़ी आपकी ये है, और एक पहाड़ी आपकी ये है। एक बार फिर से बता दूं, ये सिर्फ संकेत है फ्रेंड्स, वास्तविकता नहीं है। ऐसा मानिएगा इन 5 पहाड़ियों पर जो है भोपाल शहर बचा हुआ है। कौन कौन सी है 5 पहाड़ी, आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी ये पहाड़ी हो जाएगी, इसका नाम है फ्रेंड्स ईदगाह हिल्स। क्या नाम है, ईदगाह हिल्स। ईदगाह पहाड़ी कहीं या हिल्स कहीं, भाई पहाड़ी कह देता हूं मैं, ईदगाह हिल्स। और ये हो जाएगी आपकी कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स। और ये हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी अरेरा हिल्स, अरेरा हिल्स। और ये हो जाएगी आपकी श्यामला हिल्स। और कितनी हो गई भाई, ईदगाह, अरेरा, कटेरा, न्योरी, ये हो जाएगी आपकी न्योरी हिल्स। तो इन 5 पहाड़ियों पर क्या बसा हुआ है दोस्तों, भोपाल बसा हुआ। लेकिन आपसे दोस्तों प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री निवास दोस्तों कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा जो सीएम निवास है वो कहाँ पर स्थित है, श्यामला जो है आपका हिल्स है, यहाँ पर स्थित है। आपसे पूछे भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स भारत भवन भी आपका कहाँ स्थित है, यहीं पर स्थित है। आपसे पूछे फ्रेंड कि इंदिरा गांधी जो संग्रहालय है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी आपका दोस्तों यहीं पर स्थित है। लेकिन आपसे शायद पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन वो कहाँ पर स्थित है, तो वो दोस्तों अरेरा हिल्स में है। और जो मध्य प्रदेश का राजभवन है वो भी आपका अरेरा हिल्स में स्थित है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 5 पहाड़ियों के नाम ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आपके सही जवाब की। तो क्या हो जाएगा, जिन 5 पहाड़ियों पर बसा है उनमें से शामिल नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, श्यामला हिल्स है, अरेरा हिल्स है, ईदगाह है, लेकिन लमेटा हिल्स दोस्तों नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो दोस्तों लमेटा हिल्स है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों लमेटा हिल्स है आपकी जबलपुर में स्थित पहाड़ी है। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। भाई कमेंट में थोड़ा सा बता दिया करो, ये कलर जो मैं लेता हूँ पता नहीं दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो इतनी तो हेल्प कर सकते हैं ना आप, जरूर बताइएगा। यदि कोई कलर नहीं दिखता है, कोई आवाज़ में प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल जो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जरूर बताइएगा, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं चलता। चलिए अगली बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स एक जानकारी और बता दूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या PDF का लिंक मिल जाएगा। यदि टेलीग्राम का मिलता है तो आप वहां पर देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ये PDF मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दोस्तों नगदी फसल है, तो ध्यान रखिएगा जब दोस्तों फसल को हम किस आधार पर बांटते हैं, उद्देश्य के आधार पर बांटते हैं। जब फसलों का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पर, उद्देश्य के आधार पर दोस्तों जब हम क्या करते हैं, फसलों को बांटते हैं, तो फसलें जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी कि अपनी खाने पीने के लिए होती हैं, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ भाई, परंपरागत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य कह सकते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। और एक हो सकती है दोस्तों व्यापारिक उद्देश्य के हिसाब से। किसके हिसाब से, व्यापारिक उद्देश्य के हिसाब से। जैसे आप गेहूं बोते हैं तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों व्यापार के हिसाब से भी फसलों का बोया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, गन्ना हो जाएगी, कपास हो जाएगी, चाय हो जाएगी, कॉफी हो जाएगी, ये दोस्तों क्या है, आपकी व्यापारिक फसलें हैं। और जो ये आपकी होती हैं जिनका नाम है क्या भाई, जो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए हो जाएंगी, जैसे कि गेहूं हो जाएगी, और आपकी चावल हो जाएगा,
मक्का हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्या है, आपके खाने के उद्देश्य की होती हैं, बेचने के लिए नहीं होती हैं, तो ये व्यापारिक फसलें नहीं होती हैं। व्यापारिक फसलों में दोस्तों एक मूंगफली भी इसी में जो है शामिल कर ली जाती है, मूंगफली भी आ जाती है। तो आपका दिए गए ऑप्शन में मैच कीजिएगा और अपना जो है सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कौन सी फसल नकदी फसल है। तो दोस्तों यहाँ पर कपास जो है आपका क्या है, नकदी फसल है। अलसी भी दोस्तों खाद्यान्न के अंतर्गत ही आ जाती है, तेल बनता है इसका, मसूर दाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी है, सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं की दोस्तों बात करें तो इसके जो है लिए खमरिया में एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और ये कहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। अलसी की बात करें दोस्तों, अलसी में जो है रीवा जो है अलसी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कपास में जो है आपका दोस्तों निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा खरगोन वाला, वहां पर कपास ज्यादा मात्रा में निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, नागा तथा मणिपुर पहाड़ी के मध्य में स्थित पहाड़ी है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, जो कि एमपीपीएससी लगातार पूर्वी भारत से प्रश्न ले रही है, इसलिए मैंने बना दिया है। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कहता है नागा तथा मणिपुर पहाड़ी के मध्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है। और दोस्तों फटाफट जो मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ओए चलिए ऐसे समझेंगे हम। ये जो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ये जो है आपका, ये आपका राज्य है, इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो राज्य शुरू हो जाता है ये आपका क्या है, असम राज्य। इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से आता है। और यहाँ पर दोस्तों नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के नीचे मणिपुर हो जाएगा, यहाँ पर जो मिजोरम हो जाएगा, और ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं कल जो है आपको संभवतः अगर कल वाली क्लास देखी हुई तो यहाँ की सभी पहाड़ियां बता दी थी, गारो है, मतलब है डापला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकाई, नागा पहाड़ी, मणिपुर लोसाई पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ियां, त्रिपुरा पहाड़ी। यहाँ पर जो है दोस्तों ये वाली जो पहाड़ियां हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया, एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है दोस्तों रेंगमा। यहाँ पर क्या है, रेंगमा। और यहाँ पर पड़ती है दोस्तों बरेल पहाड़ी। क्या पड़ती है यहाँ पर पड़ती है बरेल पहाड़ी। और ये दोस्तों नागालैंड में जो पहाड़ी पड़ेगी वो कौन सी पहाड़ी होगी, नागालैंड में होगी आपकी यहाँ पर नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ पर होगी, नागालैंड में होगी। और मणिपुर में जो 200 पहाड़ियां उन्हें हम क्या कहते हैं, लैमटोल की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमटोल पहाड़ी कहते हैं, यानी कि मणिपुरी पहाड़ी भी इन्हीं को कह सकते हैं, मणिपुर पहाड़ी। तो इनके मध्य में जो दोस्तों ये पहाड़ी स्थित है, इसका नाम क्या है आपकी, बरेल पहाड़ी। क्या नाम है, बरेल पहाड़ी, इनके मध्य में स्थित है। तो ये हो जाएगी आपकी गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा और बरेल पहाड़ी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो गारो पहाड़ी है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो स्थान स्थित हैं। एक स्थित है आपका मासेनराम, मासेनराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, गारो पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो भी गारो पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है नोक्रेक। नोक्रेक क्या है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान। एक प्रश्न कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि जो ये असम राज्य है, ये सर्वाधिक राज्यों में सीमा साझा करने वाले में दूसरा राज्य है। कुल जो है वैसे सबसे ज्यादा राज्यों से जो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, और दूसरा जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा दोस्तों, असम है। ये 7 राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन 7 राज्य हैं। ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम, पांचवा हो जाएगा त्रिपुरा, छठवां हो जाएगा मेघालय और सातवां यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये 7 राज्यों से असम जो है सीमा बनाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने देखा था, समझिएगा भाई, फिर से वही मैप बना दूं क्या, रहने दीजिए, यूं मान लीजिएगा ये क्या है आपका, शिलोंग पठार है। ये दोस्तों जो है आपका, ऐसा मानिएगा ये क्या है आपका, शिलोंग पठार। अच्छे से बना दूं, चलिए जस्ट मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड मुझे समझ देंगे, मैं अच्छे से बना दूंगा। तो ये जो है आपका क्या है, शिलोंग का पठार है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका शिलोंग का पठार। और दोस्तों शिलोंग के पठार में जो है 3 चोटियां, ध्यान रखिए 3 पहाड़ियां हैं, उन्हीं से मिलकर के क्या बनता है आपका जो है शिलोंग का पठार बनता है। कितनी पहाड़ियां हैं? 3 पहाड़ियां हैं। अच्छा नहीं बना, एक हो गई, ये हो गई 2 और ये हो गई आपकी 3। तो ये 3 पहाड़ियां हैं। और ये वाली दोस्तों पहाड़ी है आपकी, पहली पहाड़ी है, इसका नाम है, ये है आपकी गारो, ये है आपकी खासी, गारो, खासी, और ये है आपकी जयंतिया, जयंतिया। तो 3 पहाड़ियां हैं और इन्हीं तीनों पहाड़ियों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम मेघालय का पठार। क्या कहते हैं? मेघालय पठार कहा जाता है। ठीक है, मेघालय के पठार की जो दोस्तों तीनों पहाड़ियां हैं, ये जो गारो पहाड़ी है, क्या है, ये जो आपकी गारो पहाड़ी है फ्रेंड्स, है इस पहाड़ी पर आपकी जो है कई स्थान स्थित हैं। एक स्थान दोस्तों ये स्थित है आपका, ठीक है, एक स्थान ये स्थित है, 2 स्थान ही आप ध्यान रखेंगे, क्या देखेंगे? 2 स्थान। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है आपका नोकरेक। क्या नाम है? नोकरेक। तो मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा नोकरेक, ये सर्वोच्च चोटी है आपकी। और यहीं पर जो ये वाला दोस्तों स्थित है, इसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। मासिन राम जो है दोस्तों ये क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत में, और कहाँ पर स्थित है? गारो पहाड़ियों पर। और ये दोस्तों कहाँ पर है? पूरा पूरा मेघालय राज्य में पड़ता है। फ्रेंड्स ये जो तीनों पहाड़ियां हैं कैसी पहाड़ियां हैं? कीपनुमा पहाड़ियां हैं। याद रखिएगा तीनों की तीनों कैसी पहाड़ियां हैं? कीपनुमा पहाड़ी है। कीपनुमा हो दोस्तों, मानसून यहाँ पर फंस जाता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यह जो दोस्तों ये जो आपका पठार है मेघालय का पठार, ये जो है प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। पूर्वी में जो है ये क्या है, गति करके यहाँ पर आ गया है, प्रायद्वीप पठार का भाग है। याद रखिए कई बार प्रश्न आता है। यहाँ पर जो एक संरचना पड़ती है जिसका नाम मालदा गैप, नदियों द्वारा जो है अवसाद लाकर यहाँ जमा कर दिए गए हैं मालदा गैप। इस ये जो क्या करता है, प्रायद्वीप भारत से जो है इसे क्या कर देता है, अलग करता है मालदा गैप। प्रायद्वीप पठार का क्या है, ये भाग है, याद रखिएगा, अलग हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यही यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। किसके भंडार के लिए जाना जाता है? यह जो पठार है आपका यूरेनियम भंडारण हेतु जाना जाता है, यूरेनियम भंडारण हेतु जाना जाता है। चलिए बात करते हैं, ये आपका मालदा गैप है। तो इसका सही जवाब क्या निकल करके आया कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? नोकरेक है। माउंट जो दोस्तों आपकी सारामती है, ये आपकी जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ब्लू माउंटेन है दोस्तों, ये आपकी लुसाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है जो कि मणिपुर राज्य मिजोरम राज्य में पड़ती है। राकापोसी की बात करें दोस्तों, बहुत दूर की है, लद्दाख है श्रेणी की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक दोस्तों यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखिएगा, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको पसंद आ रही है ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? दोस्तों क्या पूछा है, सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, जो आपके ऑप्शन में दिए गए। ध्यान रखिएगा जब फ्रेंड है हिमालय की बात करते हैं, और कौन सी हिमालय के, प्रादेशिक हिमालय की बात करते हैं, मतलब हिमालय के हम किसकी, प्रादेशिक हिमालय की बात करते हैं, तो बड़े अच्छे से मैं चित्र बना दूंगा, आप जो है समझते रहिएगा। भाई इतना स्लो क्यों चल रहा है? प्रादेशिक हिमालय की बात कर रहा है। प्रादेशिक हिमालय की जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, तो इसे क्या किया गया है, 5 भागों में जो है बांटा गया। किस आधार पर दोस्तों? नदियों के आधार पर बांटा गया। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा नदियां बनाता हूँ। किन किन नदियों के, जो नदियों के आधार पर इसे बांटा गया है, जो नदियों के बीच का क्षेत्र है। ये जो आपकी एक नदी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से एक नदी ये है, एक नदी दोस्तों आपकी क्या है, ये है, एक नदी आपकी क्या है, ये है, और एक नदी आपकी ये है, और एक नदी आपकी क्या है, ये है। कितनी नदियां हो गई? 3 2 5 नदियां हो गई। 1 2 3 4, 4 क्षेत्र हैं। 4 भागों में दोस्तों हिमालय को बांटा गया है प्रादेशिक आधार पर। चलिए पहले जानते हैं दोस्तों, तो एक हिमालय आपका क्या हो जाएगा, ये है, एक हिमालय ये है, एक हिमालय दोस्तों ये है, एक हिमालय ये है, और एक हिमालय ये है। तो ये दोस्तों 5 हिमालय हैं। ये दोस्तों नदियां हैं, इन नदियों के नामकरण कर देता हूं मैं। ये जो है आपकी सिंध नदी है,
ये क्या है आपकी सिंध नदी है। ये जो है आपकी सतलज नदी है, सिंध है, सतलज ये आपकी जो है फ्रेंड्स है काली नदी है, और ये जो है आपकी तीस्ता नदी है, और ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सिंध और सतलज नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे, इसे भाई सब क्या कहते हैं, हम पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। और जो हिमालय सतलज और काली के बीच में है इसे दोस्तों क्या कहते हैं, हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और जो हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है इसे फ्रेंड्स कौन सा हिमालय कहते हैं, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं, इसे जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है उसे क्या कहते हैं, हम असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। जो कि सबसे बड़ा पूछा गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब इनकी हमें लंबाई चौड़ाई पता होगी। तो ये दोस्तों जो पंजाब हिमालय है आपका फ्रेंड्स है, तो ये आपका जो है 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। और जो कुमाऊं हिमालय है ये बहुत छोटा सा है दोस्तों, 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय दोस्तों यह है 800 किलोमीटर है। और जो असम हिमालय है ये 700 आपका लगभग 720 किलोमीटर है। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल हिमालय हमें सबसे बड़ा दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे फ्रेंड प्रश्न पूछे कि दिए गए ऑप्शन में आपसे पूछ ले शायद कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है, पंजाब हिमालय की। शायद आपसे पूछे कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय की सबसे छोटी है ऊंची। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, नामचा बरवा जो है असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फ्रेंड्स के क्लास पसंद आ रही है तो यदि आ रही है तो जुड़ रही है किसी प्रकार से। तो ये है आपकी सिंध, ये है आपकी सतलज, ये है आपकी काली, ये है आपकी तीस्ता, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। ये है दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक हिमालय विभाजन किसने किया था, एसपी चटर्जी साहब द्वारा किया गया था। एसपी चटर्जी जो प्रोफेसर हुए हैं उनके द्वारा ये विभाजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न, एक सेकंड में समय देख लूं भाई कितना हो गया, कुछ अंदाज नहीं चल रहा, कितनी ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा। ओ गॉड 42 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1 घंटे में समाप्त करना मुझे। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। अगला है भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन थे। तो फ्रेंड्स ये जो भोपाल गैस त्रासदी है तो याद रखिएगा इसके बारे में फटाफट जो है कुछ बातें, वो कौन सी बातें हैं। आपसे पूछे समय ये कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, ये दोस्तों 2 दिसंबर 1983 घटना है। इस समय पर अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो फ्रेंड्स राज्यपाल कौन थे, के.एम. चांडी साहब जो हैं इस टाइम पर क्या थे, राज्यपाल थे। और जो आपके जो सीएम थे इस टाइम पर मध्य प्रदेश के वो कौन थे, अर्जुन सिंह जो है सीएम थे। और पूछे शायद पीएम कौन थे इस टाइम पर भारत के, दोस्तों इंदिरा गांधी जी जो हैं इस टाइम पर पीएम थी। आपसे पूछे कि इसे नियंत्रण करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यदि आपसे ऑपरेशन पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, ऑपरेशन जो है फेथ चलाया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या निकल करके आया कि किस राज्यपाल के समय पर हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, के.एम. चांडी जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे यदि और प्रश्न पूछे कि जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या प्रथम राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। आपसे पूछे कि जब पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था तब उस टाइम पर मोहम्मद शफी थे। जब मध्य प्रदेश का आपका दोस्तों विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय पर कौन थे, आपके भाई महावीर थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों गोल गधेड़ो नृत्य जो है आपका भील जनजाति में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है, भील जनजाति में। भील जनजाति में फ्रेंड्स आपका एक भगोरिया नृत्य भी प्रचलित है। कौन सा नृत्य प्रचलित है, भगोरिया नृत्य प्रचलित है, जिसे पर्व भी है दोस्तों, इसलिए इसे राजकीय पर्व का दर्जा भी दिया जा चुका है, राजकीय पर्व का दर्जा। गोंड जनजाति में फ्रेंड्स से बात करें कौन से नृत्य प्रचलित हैं, तो गोंड जनजाति में भी बहुत से नृत्य हैं, लेकिन आपको इसे मुख्य नृत्यों की बात करें कि जिस गोंड जनजाति के, तो उसमें आप बता सकते हैं कि कर्मा नृत्य जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा नृत्य है, कर्मा नृत्य जो है गोंड जनजाति का दोस्तों प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा रीना नृत्य भी जो है गोंड जनजाति में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि बैगा जनजाति में दोस्तों
अगर बैगा जनजाति में बात करूं तो जो महत्वपूर्ण नृत्य है इनमें जो है आपका परधौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति का महत्वपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो है दोस्तों बिलमा नृत्य भी बैगा जनजाति में किया जाता है। सहारिया जनजाति में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है लहंगी नृत्य और आपका एक दुलदुल घोड़ी। तो चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। फ्रेंड्स अगर कर्मा नृत्य की महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो कर्मा नृत्य को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये दोस्तों गौंड जनजाति में प्रचलित है, बैगा में भी चलता है, भारिया में भी चलता है। 3 जनजातियों में दोस्तों यह नृत्य चलता है। और जो कर्मा नृत्य है इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या किया गया है? इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया जा चुका है। बंजारा जनजाति में दोस्तों आपका मछली नृत्य प्रचलित है। ध्यान रखिएगा मछली नृत्य जो है किसमें? बंजारा जनजाति में। जो मुड़िया जनजाति है दोस्तों इसमें जो है आपका गौर नृत्य प्रचलित है। याद रखिएगा गोंड के हम पढ़ चुके हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन क्या होगा? किस जनजाति में कर्मा नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों यह आपका गौंड जनजाति में प्रचलित हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में बैगा भारिया नहीं है। अगला जवाब है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। तो फ्रेंड्स से जब हम प्रभाव के आधार पर प्रदूषण को बांटते हैं, किसके आधार पर? प्रभाव के आधार पर बांटते हैं कि कैसे वह प्रभावित करता है। तो दोस्तों प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका प्राइमरी पॉल्यूशन यानी कि प्राथमिक प्रदूषण है और एक होता है आपका द्वितीयक प्रदूषण जो है होता है। आप पूछेंगे प्राथमिक प्रदूषण क्या है? जो दोस्तों प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करे और जो सीधे प्रभावित न करके एक दूसरे से क्रिया करके यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे वो क्या है? आपका द्वितीयक प्रदूषण है। जैसे इसमें दोस्तों कुछ उदाहरण की बात करूं प्राथमिक प्रदूषक में, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाएंगे। लेकिन द्वितीयक में बात करें दोस्तों इसमें ओजोन जो होता है द्वितीयक प्रदूषक। क्या कभी आपको सीधे ओजोन नुकसान पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती दोस्तों। आपको जो स्मोक का नाम सुना हो, जो प्रकाश रासायनिक स्मोक होता है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ये भी आपकी द्वितीयक प्रदूषण है। दिए गए ऑप्शन में दोस्तों बात करें ओजोन हमें दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका जो है ये द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा, यानी प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगली बात करें निम्नलिखित में से कौन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों कौन दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं? तो ध्यान रखिएगा जब दोस्तों पोषक तत्वों की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोषक तत्वों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पोषक तत्व? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनमें बात करें तो एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और एक होते हैं आपके दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। अगर सूक्ष्म में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें जो है आपकी इनकी कुल संख्या 8 होती है। जो दीर्घ मात्रिक होते हैं इनकी संख्या जो है आपकी 9 होती है। तो जो 9 संख्या है इन्हें दोस्तों मैं 2 प्रकार में फिर से बांट देता हूँ। ये होते हैं एक जो है प्राथमिक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और एक होते हैं आपके द्वितीयक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। जो प्राथमिक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं दोस्तों यह प्राथमिक रूप से आवश्यक होते हैं और ये कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो द्वितीयक दोस्तों होते हैं वो है आपका सल्फर, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम हो गया, ये क्या है दोस्तों? द्वितीयक हैं। इसके अलावा जो दोस्तों अन्य होते हैं वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? अन्य जो है जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके 9 हो गए। इनके अलावा जितने भी होते हैं पोषक तत्व क्या है दोस्तों? आपके सूक्ष्म होते हैं। जैसे की बात करूं आपका कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, आपका निकेल हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा और भी मॉलिब्डेनम हो जाएगा। तो ये सभी क्या है आपके दोस्तों? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दिए गए ऑप्शन में आपका सही जवाब क्या निकल करके आएगा फ्रेंड्स है कि कौन पोषक तत्व जो दीर्घ मात्रिक नहीं है? दोस्तों नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम। आयरन जो है आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि भोजन के किस घटक से ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों भोजन के अगर घटक की बात करूँ ना कि भोजन के घटक कितने होते हैं तो आप यहाँ पर जो है ध्यान दे लीजिएगा कि भोजन के जब हम किसकी बात करते हैं? घटकों की बात करते हैं। भाई हैंग कर रहा है सिस्टम मेरा। भोजन की जब घटकों की बात करेंगे तो एक होता है फ्रेंड्स घटक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। एक घटक होता है प्रोटीन, एक घटक होता है आपका वसा, एक घटक होता है दोस्तों खनिज लवण, एक घटक होता है आपका विटामिन, एक घटक होता है दोस्तों आपका फाइबर, एक घटक होता है जल।
और दोस्तों इतने घटक जिस भी भोजन में मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? पूरक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? पूरक आहार कहा जाता है। इनमें से अगर बात की जाए कौन किससे संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं। प्रोटीन जो है दोस्तों शरीर निर्माण से संबंधित होते हैं। किससे? शरीर निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। वसा जो है ये भी दोस्तों ऊर्जा देते हैं, हालांकि तुरंत ऊर्जा नहीं देते हैं। खनिज दोस्तों शरीर के नियमन से संबंधित है। विटामिन जो है दोस्तों ये है रोग निरोधक होती हैं, रोग निरोधक होती हैं, साथ ही साथ उपापचयन में भी भूमिका निभाती हैं। फाइबर दोस्तों शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं और जल जो है शरीर के संतुलन से संबंधित रहता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? किन से ऊर्जा नहीं मिलती है? तो दोस्तों एक तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, दिए गए ऑप्शन में आपका विटामिन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बात करें कि G20 की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? फ्रेंड्स से अगर G20 की हम बात करेंगे तो G20 की दोस्तों स्थापना आपकी 2009 में हुई थी, याद रखिएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? 9 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि G20 में दोस्तों कितने सदस्य हैं, क्या पूछे आपसे G20 में कितने सदस्य हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों कि 19+2 अर्थात 19 देश हैं और 2 क्या है इसमें संगठन है। आपसे पूछे फ्रेंड्स कि G20 की 18वीं बैठक कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? भारत में हुई थी। आपसे पूछे इसकी 19वीं बैठक कहाँ पर होगी, तो आप क्या बताएंगे कि ब्राजील में जो है इसकी 19वीं बैठक होगी। तो सही जवाब मिल गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स से याद रखिएगा भारत में जो 14 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था आपका 1969 में। आपसे पूछे दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप क्या बता देंगे? 1949 में जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में दोस्तों 14 बैंकों को किया गया था और इस टाइम पर जो पीएम साहब थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। 1980 में फ्रेंड्स जो है आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में ध्यान रखिएगा एसबीआई की क्या हुई थी, जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, गठन किया गया था, यूं समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स अगर भारतीय संविधान में हम संशोधन की बात करें तो 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो संशोधन बात करता है अनुच्छेद 368 है, उसके अनुसार जो है 2 प्रकार का संशोधन होता है, लेकिन टोटल जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों साधारण बहुमत से, एक होता है आपका विशेष बहुमत से और एक होता है दोस्तों आपका असाधारण बहुमत से। मतलब कि इसमें जो है साधारण बहुमत तो लगता ही है और विशेष बहुमत भी लगता है। क्या क्या लगता है इसमें? विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति लगती है। अगर आपसे पूछे राज्यों की जो दोस्तों नाम में परिवर्तन करना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, सीमा में मिलाना है, तोड़ना है, तो कौन सा होगा? साधारण संशोधन होगा, साधारण बहुमत से। अगर दोस्तों आपको संविधान के संघीय ढांचा में परिवर्तन करना है, क्या करना है? संविधान के संघीय ढांचा में परिवर्तन करना है, तो किससे संशोधन होगा? आपके विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से होगा। इनके अलावा जो भी प्रावधान होंगे उनमें जो संशोधन दोस्तों विशेष बहुमत से होगा। तो कितने प्रकार से दोस्तों संशोधन हो सकता है? टोटल 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन अगर पूछ ले कि 368 अनुच्छेद के अनुसार कितने प्रकार का है, तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार का है। अगली बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था 1951 में, जब संसद भी नहीं बनी हुई थी, संविधान सभा द्वारा किया गया था। और इसमें दोस्तों 3 जगह प्रावधान किए गए थे। क्या? एक जो है आपकी इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दोस्तों आपका 15(4) नाम का अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें जो है आपका फ्रेंड्स 19(2) के अंतर्गत कुछ शब्द जोड़े गए थे। 15 अनुसूची 9 में दोस्तों जो है आपकी भूमि सुधार संबंधी प्रावधान जोड़े गए, भूमि सुधार संबंधी कानून जोड़े गए। 15(4) में दोस्तों शिक्षा में आरक्षण जोड़ा गया था, किसके लिए? SC ST के लिए शिक्षा में आरक्षण जोड़ा गया था। इसमें जो है दोस्तों लोक व्यवस्था अपराध उद्दीपन जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो 3 जगह संशोधन हुआ था प्रथम संशोधन द्वारा। तो कौन सा प्रावधान जोड़ा गया दोस्तों? शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, ये 15(4) में जोड़ा गया था। लोक व्यवस्था दोस्तों यह 19(2) में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, सभी जब आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है मानवीय क्षमता में वृद्धि करने वाले रोबोट दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जो मानवीय क्षमता में वृद्धि करने वाले रोबोट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड रोबोट कहते हैं।
ऑगमेंटेड रोबोट कहते हैं। दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं? जो मानव सादृश्य दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? मानव के समान जो दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? मानव सादृश्य दिखने वाले। माइक्रो रोबोट क्या होते हैं? दोस्तों सूक्ष्म रोबोट होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल की जो क्या होती है मदरबोर्ड होती है, उसमें काम करने वाली जो मशीनें हो क्या माइक्रो रोबोट है। गतिशील रोबोट क्या होते हैं? तो दोस्तों जिसमें रोबोट में आपके तो पहिया लगे हों या तो पैर लगे हों तो क्या होगा? गतिशील रोबोट होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता हो। चलिए लास्ट प्रश्न दोस्तों, कि दक्ष नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों दक्ष नामक रोबोट जो है DRDO द्वारा बनवाया गया था। और जो यह रोबोट है फ्रेंड्स, यह बम डिफ्यूजन का कार्य करता है, बम को डिफ्यूज करने का कार्य करता है। इसरो ने दोस्तों व्योममित्र नाम का रोबोट बनाया हुआ था, व्योममित्र नाम का। चलिए अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रथम बैंकिंग रोबोट क्या है, तो लक्ष्मी है। हालांकि RBI ने नहीं बनाया हुआ है, दोस्ती यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बनवाया हुआ था, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे, 25 क्वेश्चन देखे और उनका डिटेल भी देखा। आपको अगर क्लास पसंद आई है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद। PDF चाहिए मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।